तभी वो लबादे वाला आदमी तेजी से उसके करीब पहुंचा और उसने कसकर मनुष्य का गदा पकड़ लिया। मनुष्य की चीख महल की दीवारों में ही सिमट कर रह गई। गांव के लोगों ने राजमहल की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन राजमहल इतना बड़ा था कि अपना पूरा दिन लगाने के बाद भी वो आधे राजमहल की छानबीन भी नहीं कर पाए थे। तांत्रिक महाराज, अब तो रात होने वाली है, अभी तक उस तहखाने का कुछ पता नहीं चला। उसको ढूंढना इतना भी आसान नहीं है जितना हमने सोचा है। मुखिया जी, हम रात में यहाँ नहीं रुक सकते। अवश्य, हम सभी यहाँ से निकलते हैं, सुबह होने पर फिर से आएंगे। ये सभी राजमहल से निकल ही रहे थे, तभी सामने से इनको मेघना आती हुई नजर आई। अरे बेटी मेघना, तुम यहाँ? जी अंकल। तुम यहाँ क्यों आई हो पुत्री? मुझे लगता है कि मैं उस तहखाने तक आपको लेकर जा सकती हूँ। ये कैसे हो सकता है? इस पर तांत्रिक महाराज ने मुखिया को हाथ के इशारे से चुप कर दिया। तुमको ऐसा लगता है तो ठीक है, बताओ कहाँ है वो तहखाना? अब मेघना आगे आगे चल रही थी और सभी उसके पीछे थे। वो एक गलियारे से होती हुई आगे बढ़ रही थी। सामने एक बड़ा सा दरवाजा नजर आ रहा था। वो उस दरवाजे से होती हुई अंदर पहुंची और ये सब भी उसके पीछे अंदर पहुंचे। सामने एक अलमारी थी। उसने उस अलमारी को खोला तो उसके अंदर एक बक्सा रखा था। उस बक्से को खोलने पर उसे अंदर एक बड़ी सी चाबी रखी हुई नजर आई, जिसे देखकर ये सभी हैरान रह गए। हे भगवान! मेघना ने बिना कुछ बोले चाबी को उठाया और फिर से आगे बढ़ी। सामने एक और दरवाजा था। मेघना उससे होते हुए सभी को अपने साथ अंदर ले गई। उस अंधेरे कमरे में सभी को जमीन पर एक दरवाजा नजर आया, जिसे देखकर सभी की हैरानी का ठिकाना नहीं था। यही है वो दरवाजा जो हमने हमारी दिव्य दृष्टि से देखा था। उस दरवाजे पर एक छेद था। मेघना ने उस छेद के अंदर चाबी लगाकर 3 बार घुमाया। अब इसे उठाकर देखो। तांत्रिक महाराज के कहने पर 2 आदमियों ने दरवाजे को उठाकर देखा तो वह आसानी से उठ गया। दूसरी तरफ अनुज और इशिता घर पर मौजूद थे। अनुज, मेघना कमरे में नहीं है। क्या मतलब? कहाँ गया वो? मुझसे तो टॉयलेट की बोल के गई थी और देखा तो वहाँ भी नहीं है। यह सुनकर अनुज हैरान रह गया। इस तरफ राजमहल में ये सभी तहखाने के अंदर पहुंचे। वहाँ एक शीशे के बक्से में एक किताब रखी हुई नजर आई। हाँ, यही है बेरमपुर पुराण। सभी किताब को देखकर खुश भी थे और हैरान भी। पुत्री, इसे उठाओ और फिर हम किले पर चलते हैं। मेघना ने जैसे ही किताब को बक्से से उठाया, अब तो अजीब सा शोर उत्पन्न हुआ। यह कैसी आवाज है? तभी तहखाने के हर एक कोने से बिच्छू निकल कर इनकी तरफ आने लगे। सभी निकलो यहाँ से, जल्दी! अब ये सभी तेजी से ऊपर की तरफ भागे, लेकिन एक आदमी को बिच्छुओं ने सीढ़ियों पर ही अपने चपेट में ले लिया। उस आदमी को एक ही पल में बिच्छुओं ने कंकाल में बदल दिया। बाकी सभी लोग डरी हुई हालत में महल के मुख्य द्वार की तरफ भागे। मेघना सबसे आगे भाग रही थी। दरवाजे से होते हुए ये महल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन ठीक दरवाजे पर जो आदमी सबसे पीछे था, उसको ही बिच्छुओं ने अपने चपेट में ले लिया। उस आदमी की चीख पूरे राजमहल में गूंज गई। इन लोगों ने अब अपने कदमों को रोका नहीं और किले में पहुंचकर अपनी सांस तोड़ी। तांत्रिक महाराज ने मेघना को गौर से देखा। पुत्री, इस किताब के बारे में तुमको कैसे पता चली? उस समय अनुज और इशिता भी वहां पहुंचे। अब ये सभी मेघना की तरफ ही देख रहे थे, लेकिन मेघना की नजर उस किताब पर थी।
जिससे कई रहस्यों का खुलासा होने वाला था। किले की विशाल छत के नीचे सन्नाटा पसरा था, सिवाय मेघना के हाथों में धड़कती उस पुरानी किताब के भी। हवा में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे बीरमपुर पुराण की ऊर्जा ने वातावरण को बदल दिया हो। सभी लोग मेघना को घेर कर खड़े थे। उनकी आंखों में डर और उत्सुकता का मिला जुला भाव था। मेघना, तुमने जो किया वह कोई साधारण बात नहीं। यह किताब सदियों से एक अभिशाप के नीचे दबी थी। आखिर तुमने इसे ढूंढा कैसे? मुझे नहीं पता महाराज। जब मैंने इसे हाथ लगाया तो मुझे लगा जैसे मेरा शरीर मेरा नहीं रहा। मुझे सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था, जैसे मैं किसी और युग में जी रही हूँ। मेघना, तूने हमसे झूठ बोला। तूने कहा था कि तू बस टॉयलेट जा रही है, लेकिन तू राजमहल पहुँच गई। तुझे कैसे पता था कि तहखाना वही है? इशिता, अभी ये सवाल करने का समय नहीं है। हम सब बाल बाल बच्चे हैं। देखो, हमारे 2 साए अभी भी राजमहल में, भगवान जाने किस हाल में होंगे। अनुज सही कह रहा है। निशिल मोलू का प्रकोप बढ़ गया है। तांत्रिक महाराज, अब जब किताब हमारे पास है तो क्या हम उस शाप को खत्म कर सकते हैं? यह किताब केवल एक साधन है। इसमें लिखे अनुष्ठान को पूरा करने के लिए उस दिव्य स्थान की आवश्यकता है जहां से राजा ने इसे छुपाया था। लेकिन मुझे डर है, मेघना के अंदर जो शक्ति जागृत हुई है वह किसी खतरे का संकेत है। अचानक किताब से एक नीली रोशनी फूटने लगी। कमरा उस रोशनी से भर गया। कमरे की दीवारें कांपने लगी और एक अजीब सी चीख, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही है, पूरे किले में गूंज उठी। ये क्या हो रहा है? मेघना, किताब को फेंक दे, ये हमें मार डालेगी। मेघना, मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ। ये मेरी बाहों में चिपक गई है। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। कोई मुझे बुला रहा है। वो दमयंती है। वो कह रही है कि अब समय आ गया है। मेघना, मेरी तरफ देखो। घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। सब ठीक हो जाएगा। अनुज, पीछे हटो। यह अब मेघना नहीं है। इस किताब ने उसे अपनी चपेट में ले लिया है। अगर हमने अभी इसे नियंत्रित नहीं किया तो यह पूरे गांव को राख में बदल देगी। महाराज, कुछ कीजिए। निशिल मोलू दरवाजे के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। वे अंदर आने का इंतजार कर रहे हैं। किले के मुख्य द्वार पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज दरवाजे को तोड़कर अंदर आना चाहती हो। तांत्रिक महाराज ने अपनी थैली से पवित्र राख निकाली और हवा में छिड़कते हुए मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। हे अदृश्य शक्तियों, इस बंधन को स्वीकार करो। ओम ह्रीं क्लीं शाप विमोचनाय स्वाहा। वो मुझे देख रही है। वो राजमहल की रानी है। वो कह रही है कि उसका अपना खून इसलिए बहाया था ताकि कोई उसके साम्राज्य को फिर से जी सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा नोटिफिकेशन के जरिए। और हां, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आप एक भी सस्पेंस या हॉरर अपडेट मिस ना कर पाएं। दिल्ली के एक पुराने इलाके में एक होटल था, होटल अंशिका। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा राज छिपा था जिसे जानने की हिम्मत कोई नहीं करता था। उस होटल का एक कमरा नंबर 13 लोगों के बीच डर का कारण बन चुका था। कहते हैं जो भी उस कमरे में गया वो कभी वापस नहीं आया। एक रात रोहित नाम का एक लड़का वहां पहुंचा। वो एक वीडियो क्रिएटर था और उसे ऐसी जगहों पर जाकर सच दिखाने का शौक था। उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। सर, आप कोई और कमरा ले लीजिए। वो कमरा ठीक नहीं है। वहाँ पहले भी अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। लोग रात में चिल्लाते हुए सुने गए हैं। प्लीज़ सर, मेरी बात मान लीजिए। तो आज हम हैं उस कमरे में जिसे लोग भूतिया कहते हैं। सच क्या है ये आज पता चल जाएगा। रात गहराती गई और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, माहौल अचानक बदलने लगा।
कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। हवा ठंडी हो गई, जैसे कोई अदृश्य चीज़ कमरे में मौजूद हो। रोहित धीरे धीरे शीशे के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने खुद को देखा, उसकी सांसें थम गई। कौन है वहां? ये क्या है? कोई है यहां? उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन डर अब उसके अंदर घर कर चुका था। अचानक कैमरे में अजीब आवाजें आने लगी। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। रोहित ने स्क्रीन की तरफ देखा और उसकी चीख निकल गई। बचाओ 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 बचाओ! कैमरे में एक लड़की दिखाई दे रही थी जो उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा खून से भरा हुआ था। अगली सुबह जब होटल का मैनेजर डरते हुए दरवाज़ा खोलता है तो कमरा खाली मिलता है। रोहित कहीं नहीं होता, बस उसका कैमरा ज़मीन पर पड़ा होता है, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। वीडियो में रोहित चीख रहा होता है, बचाओ 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 बचाओ! और उसके पीछे वही लड़की खड़ी मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। आज भी कमरा नंबर 13 खाली है, लेकिन कहते हैं रात के 12 बजे वहाँ से आज भी चीखें सुनाई देती हैं।